हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक जियोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 26 से 50 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करते हैं। विधि अधिकारी, वित्तीय सलाहकार आदि को किस प्रकार का श्रमिक वर्ग कहा गया या किस प्रकार के श्रमिक वर्ग में हम इसे रखते हैं? ऑप्शन ए है गुलाबी कालर श्रमिक, ऑप्शन बी है सफेद कालर श्रमिक, ऑप्शन सी है सुनहरी कालर श्रमिक व ऑप्शन डी है नीला कालर श्रमिक। तो जो विधि अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार होते हैं, इनको रखा जाता है, इनको कहा जाता है सुनहरी कालर श्रमिक यानी चतुर्थ वर्ग में ये आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला भौतिक घटक है। ऑप्शन ए है बाजार की निकटता, ऑप्शन बी है यातायात के साधन, ऑप्शन सी है जलवायु दशाएं व ऑप्शन डी है पूंजी और सरकारी नीति। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाला जो भौतिक घटक है इसमें से हो जाएगा जलवायु दशाएं। जलवायु दशाएं आ जाएगा भौतिक घटक के अंतर्गत, जो कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। जैसे कृषि हो जाएगा प्राथमिक गतिविधि में, तो कृषि जहाँ पे किया जा रहा है, मत्स्य पालन या फिर आखेट जो हो रहा है, आखेट भी जलवायु से प्रभावित होता है। खनन क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, जलवायु दशाएं जो है भौतिक घटक है प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के कारक में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 28। भूमि की प्रकृति प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला घटक है। भूमि की जो प्रकृति है किसके अंतर्गत आ जाएगा प्रकृति? ऑप्शन ए है भौतिक घटक, ऑप्शन बी है आर्थिक घटक, ऑप्शन सी है सामाजिक घटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि की प्रकृति है ये आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा, भौतिक घटक के अंतर्गत हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि विश्व में खेती की दृष्टि से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए है काप, कछार या दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो विश्व में खेती की दृष्टि से सबसे जो उपयुक्त, सबसे उपजाऊ होती है काप या कछार मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी होती है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों या नदियों के निक्षेप से जमा की गई मिट्टी होती है काप, कछार या दोमट मिट्टी। तो ये बहुत ही उपयुक्त होती है कृषि की दृष्टि से। जितने भी कछारी या काप क्षेत्र हैं नदियों के किनारे बसे हुए, यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वाधिक कृषि किया जाता है, कृषि की सघनता होती है, साथ ही साथ वहाँ पे उपयुक्त मात्रा में अन्न उपलब्ध होता है जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कच्चे ऊन का प्राप्ति क्षेत्र नहीं है? इसमें बताना है हमें। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना व ऑप्शन डी है फ्रांस। तो कच्चे ऊन प्राप्ति क्षेत्र नहीं है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना, यहाँ पे हमें पशुपालन की सघनता देखने को मिलती है या पशुपालन कार्य क्षेत्र अधिक होता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में जो है ऊन प्राप्ति होती है, क्योंकि इनमें जो फर वाले जानवर होते हैं जैसे भेड़, बकरियां, ये सारे इन क्षेत्रों में अधिक पाली जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे हमें कच्चे ऊन प्राप्ति अधिक होता है। और जो फ्रांस है, फ्रांस में ऐसा नहीं देखा जाता है, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ से हमें कच्चे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 31 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी नगरों के लिए सब्जियां और फल पैदा करने का कार्य किया जाता है। फ्रांस और ब्रिटेनी क्षेत्र द्वारा
मैक्सिको के तटीय क्षेत्र द्वारा, फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी भाग के द्वारा। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी नगरों के लिए जो सब्जियां और फल पैदा किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी भाग द्वारा इस क्षेत्र के लिए फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि फसलों के विशिष्टीकरण में शामिल एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए है बाजार की निकटता, ऑप्शन बी है यातायात के साधनों की प्रगति, ऑप्शन सी है श्रमिक पूर्ति, व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो फसल है उनके विशिष्टीकरण के लिए जो प्रोत्साहन मिलता है वो मिलता है बाजार की निकटता। यदि जो कृषि क्षेत्र है या जो फसल उत्पादन एरिया है वो बाजार के निकट स्थित है, तो उसमें बाजार की मांग द्वारा, बाजार की निकटता होने की वजह से उसमें मांग आती है और अलग अलग विविध फसलों की मांग होती है बाजार में, मार्केट में। इस वजह से जो बाजार की निकटता है वो फसलों की विशिष्टीकरण या विविधता में एक महत्वपूर्ण घटक है, विविधता लाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल और चाय की खेती में महत्वपूर्ण सहायक तत्व है। ऑप्शन ए है यातायात की सुदृढ़ता, ऑप्शन बी है श्रमिकों की अधिकता, ऑप्शन सी है जलवायु दशाएं, व ऑप्शन डी है बाजार की निकटता। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल और चाय, क्योंकि चावल व चाय जो ये दोनों हैं ये श्रम प्रधान होते हैं। चावल और चाय उत्पादन में जो होता है श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल और चाय की खेती में महत्वपूर्ण सहायक तत्व है, ये हो जाएगा श्रमिकों की अधिकता, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या सघनता बहुत अधिक देखने को मिलता है, आसानी से श्रम उपलब्ध हो जाते हैं, इस वजह से इसमें चावल और चाय की खेती में काफी ये सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 ये दिया है कि श्रमिकों की अधिकता के कारण विश्व के किन क्षेत्रों में नारियल और गन्ने की खेती अधिक उन्नत अवस्था में है। ऑप्शन ए है ओशिनिया क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका में, व ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया में हमें नारियल और गन्ने की खेती की अधिकता देखने को मिलती है, वो भी उन्नत अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, ये दिया है निम्न में से किन क्षेत्रों में खेती यंत्रों के माध्यम से व्यापक तौर पर होती है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, व ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जहाँ पे खेती यंत्रों के माध्यम से उस क्षेत्र में होती है जहाँ पे कृषि क्षेत्र बहुत विशाल मात्रा में है, जनसंख्या बहुत कम है, और फिर ये भी विशेषता होती है कि वहाँ पे अधिकांशतः व्यापारिक फसलें कह सकते हैं कि उगाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे यंत्रीकृत खेती किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 36 निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चावल की खेती में योगदान देता है। ऑप्शन ए है बाजार की निकटता, ऑप्शन बी है यातायात के साधन, ऑप्शन सी है श्रमिकों की सुलभता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं भोजन किया। इसमें से बस ऑप्शन डी का हो जाएगा, बस इनमें से कोई नहीं, ये भोजन किया नहीं होगा। तो इसमें जो पूछ रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन सी कि श्रमिकों की सुलभता है, इस वजह से यहाँ पे चावल की खेती में काफी योगदान है इनका। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या है 37 की चीन में भोजन के मुख्य अनाज के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दूध मक्खन, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, व ऑप्शन डी है मोटे अनाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि लौह अयस्क से पिग आयरन में बदलना किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। ऑप्शन ए है कि क्या ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कहलाएगी, ऑप्शन बी है कि द्वितीयक आर्थिक गतिविधि कहलाएगी, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि, और ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि। तो जो हम कह सकते हैं कि
किसी भी उसके कच्चे पदार्थ से उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है या रूप परिवर्तित किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के कार्य किए जाते हैं वो आते हैं द्वितीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है कि द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में आइसोडोपेन का सिद्धांत संबंधित है। किन्होंने आइसोडोपेन का जो सिद्धांत है, कंसेप्ट ये दिया था? ऑप्शन ए है वेबर के सिद्धांत से है ये संबंधित। ऑप्शन बी है ग्रोथ पोल के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सी है क्लार्क के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी है रित्जे के सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए, वेबर के सिद्धांत से संबंधित है। जो आइसोडोपेन का कंसेप्ट है, ये समान लागत परिवहन रेखाओं को मिलाने वाले एक जो लाइन होती है इसे कहते हैं आइसोडोपेन, और ये दिया है वेबर महोदय ने अपने सिद्धांत में, इस कंसेप्ट को दिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति न्यूनतम लागत से, ऑप्शन ए है ग्रोथ पोल, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है क्लार्क व ऑप्शन डी है एंड्रे महोदय द्वारा। तो जो न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया था ये वेबर महोदय द्वारा दिया गया है, न्यूनतम लागत सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 41। ये है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कुशल बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा का क्षेत्र, ऑप्शन बी है वेस्टलैंड का क्षेत्र, ऑप्शन सी है लंकाशायर प्रदेश का क्षेत्र व ऑप्शन डी है मैक्सिको का क्षेत्र। तो कुशल बुनकर यानी जहाँ पे सूती वस्त्र या वस्त्र उत्पादन बहुत अधिक संख्या में किया जाता है वहीं पे तो कुशल बुनकरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें सर्वाधिक कुशल बुनकर जो देखने को मिलते हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंकाशायर। लंकाशायर जो ये है ये ब्रिटेन में एक सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। ये जो है कि कताई व बुनाई का मुख्य केंद्र है ये, और यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो नम है, यानी यहाँ की जो जलवायु है उसमें आर्द्रता की मात्रा होती है। जो वस्त्र उत्पादन के लिए जो रेशे बनाए जाते हैं तो नम जलवायु है, इस वजह से वो रेशों की टूटने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और यहाँ पे पहले से ही लोग यही सूत की कटाई बुनाई या वस्त्र उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे एक ऐसी परंपरा बन गई है। तो उससे सीखते सीखते लोग वहाँ के जितने भी बुनकर है वो उनमें काफी कुशलता आ गई है। एक परंपरागत रूप से यही कार्य चलता आ रहा है, इस वजह से ये जो बुनकर हैं काफी कुशल हैं। तो ये प्रसिद्ध है, जो लंकाशायर प्रदेश है ये कुशल बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बड़ोदरा, ऑप्शन सी है सूरत व ऑप्शन डी है पटना। तो जो पटना है ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, बाकी मुंबई, बड़ोदरा, सूरत इन सारे क्षेत्रों में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। ये सारे के सारे हैं, ये तो महाराष्ट्र में हो गया, बड़ोदरा सूरत गुजरात में हो गया। यहाँ पे हमें कपास उत्पादक क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे रेशे उत्पादन करने के लिए, सूत उत्पादन के लिए सभी जलवायु भी यहाँ की नम है, इसलिए काफी उपयुक्त जलवायु दशाएं, और फिर सूत निर्माण के लिए वहाँ पे कपास भी मिल जाता है, इस वजह से ये तीनों संबंधित है। पटना जो है ये नहीं संबंधित है। प्रश्न संख्या 43 है कि शीतोष्ण भागों में हवाई उड़ान कठिन कार्य होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है कि शीतोष्ण भागों में वायु की दशा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी है शीतोष्ण भागों में बर्फीली हवाएं चलती हैं, ऑप्शन सी है शीतोष्ण भागों में तापमान शून्य से नीचे होता है, वो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शीतोष्ण भागों में हवाई उड़ान कठिन कार्य इसलिए होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 44 है कि डेयरी फार्मिंग कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है यह श्रम गहन कृषि है, डेयरी फार्मिंग जो है। ऑप्शन 2 है कि पशुधन तथा कृषि भूमि में एक निश्चित अनुपात होता है। ऑप्शन 3 है इसमें भारी मशीनीकरण हुआ है। सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, तो ये श्रम गहन कृषि डेयरी फार्मिंग में श्रम की तो आवश्यकता पड़ती है,
पशुपालन करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए पशुओं की। पशुधन कृषि भूमि में एक निश्चित अनुपात होता है, ये भी सही है कि पशुधन जहाँ पे किया जाता है कृषि भूमि के अनुपात में लगभग वो आ जाता है, क्योंकि कृषि और पशुपालन हम देखते हैं तो साथ-साथ करते हैं। और ऑप्शन जो 3 है इसमें भारी मशीनीकरण भी हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। प्रश्न संख्या जो 45 दिया है ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है इस्पात, सूची 2 में स्थान दिया है, कौन से किससे जुड़ा हुआ देखते हैं। लोहा इस्पात दिया है एक तरफ, लोहा इस्पात इसमें कहाँ पे उत्पादन होता है ये हमें बताना है। इसका जो सही मिलान होगा लोहा इस्पात हो जाएगा डोर्टमाउंट से। मोटर गाड़ी जो है, मोटर गाड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डेट्रायट। पोत निर्माण हो जाएगा, पोत निर्माण का हो जाएगा पोर्ट्समाउथ व वायुयान बंगलुरु। इस प्रकार ये इसका सही मिलान है जो उत्पादन किया जाता है जहाँ पे, जिस क्षेत्र में या जिस शहर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। देखिए प्राथमिक सेक्टर दिया है, प्राथमिक सेक्टर में हो जाएगा मत्स्य पालन। माध्यमिक सेक्टर दिया है तो माध्यमिक सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा हथकरघा क्षेत्र। और तृतीय सेक्टर दिया है और फिर चतुर्थ सेक्टर, तो इसमें देखिए सेवा दे दिया है, तो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा नगर बस सेवा और चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ये आ जाएगा इसमें बीपीओ के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 47। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। यहाँ पे दिया है कच्चा ऊन, चाय की खेती, गन्ना और नारियल की खेती, कपास। तो कच्चा ऊन कहाँ पे उत्पादन किया जा सकता है, इसमें कच्चा ऊन का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा न्यूजीलैंड के में आ जाएगा। चाय की खेती ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। कपास आ जाएगा पाकिस्तान के अंतर्गत, और गन्ना और नारियल की खेती ये हो जाएगा ओशिनिया। जो जितने भी द्वीप हैं यहाँ पे हमें ओशिनिया द्वीप में छोटे छोटे जो द्वीप हैं इसमें के अंतर्गत आ जाएगा गन्ना और नारियल खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे दिया है दुग्ध उद्योग, फिर एक कहवा, फिर है नारंगी उत्पादन, फिर एक गेहूं। तो इसमें देखिए दुग्ध उद्योग हो जाएगा डेनमार्क से संबंधित, यहाँ पे डेनमार्क में दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। कहवा हो जाएगा आपका, देखिए कहवा का उत्पादन ब्राजील में भी किया जाता है, ये ब्राजील से संबंधित हो गया। नारंगी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कैलिफोर्निया से संबंधित इधर का क्षेत्र जो है कैलिफोर्निया के पास का, यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ पे रसदार फलों का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए नारंगी को संबंधित हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। गेहूं जो है कनाडा से, गेहूं में जो विनिपेग है कनाडा में, विनिपेग शहर को गेहूं की मंडी कहा जाता है, तो कनाडा में भी गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो गेहूं संबंधित हो गए कनाडा से। इस प्रकार ये सही मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। इसे देखिए ये कथन और कारक वाला सवाल देखते हैं। ये कथन दिया है, कथन एक कह रहा है कि कृषि की प्रक्रिया प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है। कारण है कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसलें उगाने के लिए किया जाता है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसलों को उगाने के लिए ही किया जाता है, तो इसलिए कृषि की जो प्रक्रिया है प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये ऊपर हो गया इसका स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है कि आप कारण इसमें कथन दिया है एक द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। कारण है गौण उद्योग में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है, तो ये तो सही है। गौण उद्योग यानी द्वितीयक सेक्टर में हम देखते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ दिया है कि जो कथन ए है कि द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रकृति जो प्रदत्त संसाधन उनका सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी जो है
कथन ए भी सही है। ये सही कह रहा है, सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, सीधा जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्राथमिक सेक्टर में, और द्वितीयक सेक्टर में ये दिया है यहाँ कि इसका रूप परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा यही होगा कि इसका जो कारण भी सही है, कथन भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।